हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। आज गुवाहाटी हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड एक मामले की सुनवाई हुई। इस केस का डिवीज़न बेंच में आज दूसरा दिन था हेयरिंग का। इसका पहले ऑलरेडी एक हेयरिंग इस केस का हो चुका है और आज जो है दो पार्ट में हेयरिंग हमें देखने को मिला। लंच के पहले और लंच के बाद दोनों ही पार्ट का वीडियो मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा हूं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देखिए। काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा हूँ उन सब कैंडिडेट को हो सकता है बेनिफिट, अगर आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखते हैं तो। असम में लगभग 90% में बोल सकता हूँ एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को जो लोग क्वालिफाई किए थे असम में, जो प्राइमरी टीचर को रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें लगभग ऑलमोस्ट ज़्यादातर कैंडिडेट को जो ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है, जो कि 9 नवंबर 2025 को जो है मुख्यमंत्री के हाथों ही जो है दिया गया था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे कैंडिडेट जिनको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समस्या हो रही है। मेन रीज़न ये है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एडमिशन के समय ऐसे भी स्कूल के टीचर ने अप्लाई किया था जिनका यूडाइस कोड था स्कूल का, और ऐसे भी स्कूल के टीचर ने अप्लाई किया था जिनका स्कूल का यूडाइस कोड नहीं था। तो ऐसे स्कूल जिनका यूडाइस नंबर है उनको तो मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है, मैंने खुद 3 से 4 कैंडिडेट से बात कर, उनको ज्वाइनिंग मिल चुका है। लेकिन जिस स्कूल का यूडाइस कोड 2017 का पहले नहीं था, अभी है या नहीं है वो मैटर नहीं कर रहा। 2017 यानी 10 अगस्त 2017 एडमिशन के समय अगर यूडाइस कोड नहीं था तो ऐसे स्कूल को कहीं ना कहीं समस्या हो रही है, क्योंकि असम सरकार के द्वारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक लिस्ट इशू किया गया है उसमें यूडाइस जो है कंपलसरी है, और यूडाइस अगर आपके स्कूल का है तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं हो रही है। तो आज जब हेयरिंग हुआ पूरा का पूरा मामला जो है यूडाइस के ऊपर ही जो है आर्गूमेंट हमें देखने को मिला। एक बार फिर से एनआईएस की तरफ से मनदीप कालरा और गुवाहाटी हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, जो कि इनका नाम मैं नहीं जानता लेकिन आप लोग आई होप यहाँ पे वो बैठ के हैं, इनके द्वारा जो है आर्गूमेंट का शुरुआत किया गया। शुरुआत से जो मैं लगातार आपको अपडेट देता हुआ आ रहा हूँ कि जब एनआईएस के द्वारा एडमिशन का प्रोसीडियर चालू किया गया था 2017 में, तो उस समय एक प्रावधान था कि जो भी स्कूल के पास यूडाइस कोड नहीं है, एनआईएस जो है वो एक वन टाइम यूडाइस कोड जो है जनरेट करता था सिंगल यूज़ के लिए, ताकि ऐसे टीचर का भी एडमिशन हो सके जिस स्कूल में यूडाइस कोड नहीं है। यानी एनआईएस के द्वारा ही जो है यूडाइस कोड प्रोवाइड किया गया था। तो एडवोकेट साहब की तरफ से, जो कि एनआईएस की तरफ से खड़ा था, उनके द्वारा जानकारी दिया गया, कई सारे डॉक्यूमेंट दिखाए गए कि एनआईएस को ऑलरेडी इस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट एमएचआरडी की तरफ से। अगर किसी स्कूल में किसी डॉक्यूमेंट से यानी यूडाइस से कोई समस्या होता है तो आप जो है वन टाइम यूडाइस जनरेट करके ऐसे स्कूल के टीचर को भी जो है ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो वही काम एनआईएस ने किया और वन टाइम यूडाइस नंबर जनरेट किया गया था डॉक्यूमेंट आपका एडमिशन के समय, जिसका काउंटर कहीं ना कहीं गुवाहाटी हाई कोर्ट के जो एडवोकेट है, जो कि वहाँ का एडवोकेट जनरल भी, उनके द्वारा, जो कि ये आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, उनके द्वारा लगातार हाई सिंगल बेंच में भी अगर आप लोगों ने पूरा हेयरिंग देखा होगा या डिवीज़न बेंच में, वो लगातार ऐसे स्कूल का विरोध कर रहे हैं जिस स्कूल का यूडाइस नंबर नहीं है। इनका ये आर्गूमेंट है कि आज के डेट में असम में लगभग 45,000 प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल है, तो सभी स्कूल का गवर्नमेंट का ये पॉसिबल नहीं है कि वो जो है 2017 के समय जो है सभी का यूडाइस वेरीफाई करे, कौन टीचर जेन्युइन है कौन टीचर जेन्युइन नहीं है। इस तरह का इनका एक आर्गूमेंट था। उसके बाद से जो है जज साहब ने उसको कहीं ना कहीं इंटरप्ट किया, क्योंकि बार बार एनआईएस का नाम आ रहा था पूरे आर्गूमेंट में। तो जज साहब ने फिर जानने की कोशिश किया कि आखिर इस कोर्स में एनआईएस का क्या रोल था। तो फिर एक बार फिर से एलिबरेट करते हुए बताया गया कि जो डीएलएड का कोर्स है वो एनआईएस के थ्रू ही कराया गया था, और सभी कुछ जो है 2017 में सभी कुछ एनआईएस के थ्रू ही मॉनिटर किया गया था, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के मैं बोल सकता हूँ अंडर एक बोर्ड है, जो ओपन स्कूलिंग बोर्ड है। जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट का अंडर कई सारे प्राइमरी हो या सेकेंडरी बोर्ड होते, उसी तरीक़ा से एनआईएस भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल के तरह एक बोर्ड है। तो जज साहब ने बोला तो सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन लग रहे हैं। एडवोकेट साहब की तरफ से कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट दिए गए जिसमें साफ साफ लिखा था कि एनआईएस बोर्ड के पास ये अथॉरिटी है कि वो जो है वन टाइम यूडाइस इशू करके सभी टीचर जो लोग 2017 में अनट्रेन थे, अगर उनके स्कूल में यूडाइस नहीं है तो उनको जो है वन टाइम यूडाइस प्रोवाइड करा के एडमिशन करा सकते हैं, जिसका एडवोकेट जनरल ने विरोध किया। तो अल्टीमेटली जज साहब ने बोला कि ठीक है,
हम लोग सबसे अच्छा यही रहेगा, क्योंकि एनआईएस के द्वारा ही ये पूरा का पूरा कोर्स कराया गया है। किस प्रावधान के तहत एनआईएस ने इस तरह का यूडाइस जनरेट किया है, वो यूडाइस एनआईसी जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है। तो लकली ये हुआ कि गुवाहाटी हाईकोर्ट में एनआईएस का ऑलरेडी एक एडवोकेट मौजूद थे, जो कि एक मैडम थी। यहाँ पे आप लोग साइड में देख सकते हैं, ये मैडम जो है आपका ये एनआईएस के एडवोकेट है, जो दूसरे किसी केस के सिलसिले में गुवाहाटी हाई कोर्ट आए हुए थे। तो एक जूनियर एडवोकेट के द्वारा जज साहब को यह जानकारी दिया गया कि एनआईएस का जो एडवोकेट है वो ऑलरेडी किसी दूसरे कोर्ट में जो है वो प्रेजेंट है, मतलब दूसरे रूम के कोर्ट में वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो जज साहब ने बोला कि ठीक है, लंच के बाद जो है आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि इस बेंच में भी आके जो है उनको अपेयर होना है, क्योंकि मामला जो है एनआईएस से ही रिलेटेड है। तो ये पूरा का पूरा बात जो है लंच के पहले था। लंच के बाद मैडम को बुलाया गया, तो मैडम से जब पूछा गया कि एनआईएस के थ्रू जो 2017-19 में जो डीएलएड कराया गया था, क्या आपको उनको उसका जानकारी है, तो मैडम ने वर्बली तौर पर तो हाँ कहा, लेकिन जब कुछ क्वेश्चन या रिमाइंडर में बोल सकता हूँ, जज साहब के द्वारा जब पूछा गया मैडम से कि ये प्रॉब्लम है, तो मैडम ने कहा कि मुझे इस मामले में फ़िलहाल पूरा जानकारी नहीं है। अगर मैं एक बार पूरे केस स्टडी करूँगा और एनआईएस के साथ मैं एक बार चर्चा कर लेती हूँ, तो सभी तरीक़ा का जानकारी मैं जो है कोर्ट में दे सकता हूँ। तो जज साहब ने बोला कि ठीक है, अगर नेक्स्ट हेयरिंग तक इसको हमें टालना होगा, क्योंकि एनआईएस का भी पक्ष जानना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने लास्ट हेयरिंग देखा होगा इस केस का, इसका पहले जिस दिन ये केस हेयरिंग हुआ था, तो असम के एडवोकेट जनरल के द्वारा इस बात का जो है विरोध किया गया था कि नई पार्टी को जो है नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि नॉर्मली जो एक प्रोसीड्योर है कोर्ट का कि आपका सिंगल बेंच में जिस रीट के थ्रू आप लोगों ने केस लड़ा है, अगर वो केस आपके फेवर में आपका ऑर्डर नहीं आता, तो डिवीज़न बेंच में जब चैलेंज होता है तो लगभग वही ग्राउंड और उसी पार्टी को ही डिवीज़न बेंच में लेके जाया जाता है, जो कि एक कोर्ट का प्रोसीड्योर है। इसी को मुद्दा बनाते हुए असम को जो एडवोकेट जनरल है उन्होंने विरोध किया था, लेकिन जज साहब ने बोला कि नहीं, क्योंकि ये कोर्ट ने जो है एनआईएस के द्वारा इस कोर्स को कराया गया, तो एनआईएस ज़्यादा बेहतर तरीके से सभी बातों को बता सकता है। और अभी तक मैं आपको जानकारी दे दूं, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, ऐसा पहली दफ़ा देखने को मिला है कि एनआईएस को जो है अब डायरेक्ट पार्टी बनाया गया, और एनआईएस के एडवोकेट भी जो है अब आने वाले हेयरिंग में खड़ा रहेंगे और आर्गूमेंट करेंगे। तो उम्मीद है कि एनआईएस के द्वारा जब ये कोर्स कराया गया तो एनआईएस हमारे पक्ष में ही सभी बात रखेंगे। और मैं शुरू से ये कहते हुए आ रहा हूँ, अगर आप लोग मेरा लगातार वीडियो देख रहे हैं, ये एनआईएस के लिए बहुत अच्छी बात है कि एनआईएस के एडवोकेट 8 तारीख को वर्बली जो ऑर्डर पास किया गया है जज साहब के द्वारा, 8 दिसंबर को ये केस एक बार फिर से लिस्टिंग हुआ। इसमें हालांकि ये केस जल्द हेयरिंग के लिए लग सकता था, लेकिन एक बार फिर से असम गवर्नमेंट की तरफ से एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट को धोखा देने का मेरे हिसाब से लगता है कि काम किया गया। और उन्होंने सीधा कह दिया कि जितने भी एप्लीकेंट यानी जितने भी लोग जो केस से जुड़े हुए उनके स्कूल को वेरीफाई करने के लिए उन्हें 4 हफ्ता का समय चाहिए। तो जानबूझ के इस पूरे मामले को डिले करने का कोशिश एक बार फिर से असम सरकार के द्वारा मुझे ऐसा लग रहा किया गया। शुरुआती तौर में उनका इंटेंशन ये था कि 19 दिसंबर को इस केस को लिस्टिंग किया जाए, क्योंकि बीच में 11 से 18 तारीख के बीच में जो जिस बेंच में ये केस लगा वो बेंच अवेलेबल नहीं रहेगा। तो फिर 19 तारीख को कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर हम लोग को काफ़ी एक बैड लक हो जाता है। इस मामले को जज साहब ने फिर सजेस्ट किया, तब हम लोग जनवरी में लिस्टिंग कर देते हैं, जिसमें असम के एडवोकेट को द्वारा तो एग्री हो गए थे। लेकिन जो एनआईएस के एडवोकेट थे कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को ऑब्जेक्शन किया कि जनवरी काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाएगा। मनदीप कालेरा सर के द्वारा भी बताया कि ऑलरेडी सभी को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा चुका, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाएगा। तो फिर इसमें भी थोड़ा बहुत बहस हुआ और अल्टीमेटली 8 दिसंबर को जो वर्बली ऑर्डर अभी पास हुआ, जब ऑफिशियल वेबसाइट में रिटर्न ऑर्डर पास अपलोड होगा तो उसका भी मैं जानकारी दे दूंगा। वर्बली जो बताया गया कि 8 दिसंबर को अब इस मामले की सुनवाई होगी, और उस दिन एनआईएस की तरफ से सभी बातों को जो है डिवीज़न बेंच में रखा जाएगा। और साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया गया है डिवीज़न बेंच के द्वारा कि इस कोर्स से रिलेटेड जो भी नियम था वो जो है एनआईएस को प्रोवाइड करना होगा 8 दिसंबर को। जिसके बाद जो एनआईएस के एडवोकेट जो मैडम है उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं हायर अथॉरिटी और इस मामले से जो भी मुद्दा है उसका सही तरीके से स्टडी करके केस वगैरह पढ़ के मैं 8 तारीख को जो अपना सबमिशन दे दूंगा। और जो एनआईएस के एडवोकेट यानी एनआईएस कैंडिडेट की तरफ से जो रीट फाइल किया गया है, जो कि एडवोकेट साहब यहाँ पर देख रहे हैं बैठे हुए सीनियर एडवोकेट के द्वारा, तो कोर्ट ने ये आदेश दिया कि आप लोगों ने जो भी रीट यानी जो भी केस फाइल किया है वो एनआईएस को यानी एनआईएस बोर्ड को कल मॉर्निंग तक जो है दे देना। तो आज का ये पूरा का पूरा जो है
क्या क्या कोर्ट में हो उसका जानकारी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दे दिया। उम्मीद होता है आप लोगों ने एक एक पॉइंट सही तरीके से समझा। तो मुझे हालांकि अभी भी 100% मैं नहीं बोल सकता कि एनआईएस डीएलएड जीत रही है या हार रही है, लेकिन एक पॉजिटिव ये ज़रूर हुआ है कि पहली दफ़ा एनआईएस को डायरेक्ट पार्टी बनाया गया है इस केस में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी एनआईएस को और कई सारे केस में एनआईएस को पार्टी बनाया गया था, लेकिन एनआईएस ने सिर्फ और सिर्फ अपना जो है एक एफिडेविट जो है सबमिट किया था। लेकिन पहली दफ़ा एनआईएस की तरफ से कोई एडवोकेट अपेयर हुए हैं और 8 तारीख को हो सकता है वो आर्गूमेंट भी करें अगर ज़रूरत पड़ता है तो भले ही डिले हो रहा, मुझे पता है कई सारे लोग कमेंट में ये बोलेंगे कि 2 साल से ऑलरेडी केस चल रहा है, कोई भी फाइनल सोल्यूशन नहीं आ रहा है। लेकिन आप लोग भी इंडिया में रहते हैं, क्योंकि आप लोग ऐसी सब बातें एनआईएस से डीएलएड के, तो आप लोग इंडियन ही होंगे और पिक्चर में भी कई दफ़ा देखे होंगे तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। तो जो भी पिक्चर में दिखाया जाता है कहीं ना कहीं वो एक इमेजिनरी और एक मन गढ़ंत कहानी तो रहती है, लेकिन उसका रेफरेंस कहीं ना कहीं रियलिटी से लिया जाता है। तो एनआईएस के केस में वही हमें देखने को मिला, लगातार केस डिले पे डिले हो रहा है। गवर्नमेंट के तरफ से लगातार कोशिश किया जा रहा है कि इस मामले को डिले किया जाए। एनआईएस का जो एडवोकेट है वो कोशिश करे कि जल्द से जल्द हेयरिंग हो, क्योंकि जजों की संख्या काफ़ी कम है। लगातार आप लोगों ने न्यूज़ चैनल पर देखा होगा, लगातार इस मामले में जो है डिबेट होता रहता है और कई पूरे राज्य या पूरे देश में केस जो है कई सारे हैं। इसका वजह से डिले हो रहा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली और कोई हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट के पास, क्योंकि राज्य सरकार ने साफ साफ मना कर दिया है कि ऐसे कैंडिडेट जिनके पास ये सब डॉक्यूमेंट नहीं उनको वो लोग नहीं लेंगे। तो अल्टीमेटली सोल्यूशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से ही हमें लेना होगा, जिसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो जहाँ इतना समय जो बीता है और 1 महीना वेट करना होगा। कोलकाता हाई कोर्ट में भी कुछ मामला एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड लिस्टेड है, जिसका अपडेट आने पे मैं आप लोगों को दे दूंगा। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।